किसी कण की उपयुक्त आयु, किसी कण की उपयुक्त आयु 10⁻⁸ सेकंड है। ये कण प्रयोगशाला तंत्र के सापेक्ष ये कण प्रयोगशाला तंत्र के सापेक्ष 0.9 c वेग से गतिशील है। इसके प्रयोगशाला तंत्र के सापेक्ष 0.9 c वेग से गतिशील है। इसकी प्रयोगशाला तंत्र में स्थित किसी प्रेक्षक द्वारा प्रयोगशाला तंत्र में स्थित किसी प्रेक्षक द्वारा मापी गई माध्य आयु का परिकलन कीजिए। करो तुम। टो बराबर टो 0.1 - c² है। टो 0 का मान 10⁻⁸ है और v दे रखा है। हल करो। इसका आंसर आ रहा है तुम लोगों के 2.29 × 10⁻⁸। ठीक है, नेक्स्ट लिखें। एक घड़ी को किस वेग से गतिशील करें? एक घड़ी को किस वेग से गतिशील करें कि वो एक दिन में 1 मिनट सुस्त प्रतीत होने लगे। कि वह एक दिन में 1 मिनट सुस्त प्रतीत होने लगे। वी पूछ रहा है अपन से। तो देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन में 1 मिनट सुस्त हो, मतलब वास्तविक जो समय है वो कितना है? 24 × 60 - 1, और जो प्रेक्षित समय वो कितना है? 24 आवर है। मतलब 24 घंटे है अपने पास, तो इसको भी मिनट में बदल लूं मैं। 24 × 60, ठीक है। हाँ, ये मिनट में। अब ये देखो, जो वास्तविक समय था वो कितना था? 23 घंटे 59 मिनट। 23 घंटे 59 मिनट। और एक दिन में 1 मिनट सुस्त प्रतीत होगी, मतलब जो है अपने पास जो प्रेक्षित समय है वो कितना होगा? 24 घंटे। 24 से ज्यादा तो नहीं होता ना, तो 24 × 60। तो टो का मान आ गया, टो 0 का मान आ गया। आप जानते हो टो बराबर कितना होता है? टो नॉट अपॉन 100 - v²/c²। कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। दो अनुप्रयोग हो गए।
घर पे करना आराम से, ठीक है। थर्ड लिखो, वेगों का संयोजन। तीसरा अनुप्रयोग, वेगों का संयोजन। वेगों का संयोजन। सुनो, एस डैश फ्रेम, एस फ्रेम के सापेक्ष क्या है? नियत वेग v से गतिमान है, ठीक है। तो एस डैश फ्रेम में कण के वेग के घटक, एस डैश फ्रेम में कण के वेग के घटक क्या होंगे? u x डैश बराबर, बोलो, d x डैश अपॉन dt डैश, u y डैश बराबर dy डैश अपॉन dt डैश, u z डैश बराबर dz डैश अपॉन dt डैश। इन सबको मैं समीकरण 1 कह देता हूं, ठीक है। इसी प्रकार एस फ्रेम में कण के वेग के घटक क्या होगा? u x बराबर dx अपॉन dt, u y बराबर dy अपॉन dt और u z बराबर dz अपॉन dt। इसको अपन 2 कह देते हैं। अब लॉरेंज रूपांतर समीकरण जानते हैं अपन। लॉरेंज रूपांतर समीकरण क्या है? x डैश बराबर गामा x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर y, z डैश बराबर z, t डैश बराबर गामा t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। सारी समीकरण याद होनी चाहिए। अभी इसका जो वेग का जो रिजल्ट आएगा ना, वो भी याद होना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब एक एक चीज याद होनी चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो, इसको अपन क्या कह देते हैं? 3, इसको 4, इसको 5 और इसको अपन 6 कह देते हैं, ठीक है। समीकरण 3 का अवकलन करने पर, समीकरण 3 का अवकलन करें अपन तो क्या होगा? देखो, पूर्ण अवकलन करेंगे तो डी एक्स डैश बराबर, गामा तो कांस्टेंट है, और ये x का dx माइनस v नियत वेग था, और ये t का dt। इक्वेशन नंबर 7। डी वाई डैश बराबर dy, इक्वेशन नंबर 8। डी जेड डैश बराबर dz, इक्वेशन नंबर 9। इसका करेंगे डी टी डैश बराबर क्या होगा? गामा dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर, और x का कितना? dx। v कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है अपने पास, तो ये कौन सी हो गई? 10। अब मुझे क्या करना है? u x डैश निकालना है, u y डैश निकालना है और u z डैश निकालना है। तो मैं एक काम करूं, मेरे पास देखो ये जो समीकरण है, ये dx डैश, dy डैश, dt डैश, dz डैश, इन सब में dt डैश का भाग दे दूं तो क्या बनेगा? dx डैश अपॉन dt डैश, ux डैश आ जाएगा, dy डैश अपॉन dt डैश, uy डैश आ जाएगा, dz डैश अपॉन dt डैश क्या आ जाएगा? uz डैश आ जाएगा। तो अपन भाग देते हैं। इक्वेशन नंबर 7 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 10, तो क्या आएगा अपने पास? डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर क्या? गामा डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन गामा और डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और ये डी एक्स, ठीक है। ये समीकरण गामा से गामा, ये समीकरण कौन सी है? 11। अब देखो, मैं यहां इस पूरी समीकरण में किसका भाग दे दूं? dt का भाग दे दूं RHS साइड में। किसका? dt का। तो क्या बनेगा? इसको मत मानो, अगले वाले को मानेंगे। dx डैश अपॉन dt डैश बराबर dx अपॉन dt माइनस v dt अपॉन dt हटा दूं, अपॉन 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर, और ये dx अपॉन dt। समीकरण 11 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड
11 डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, एक से क्या लिख दूं यू एक्स डैश, डी एक्स अपॉन डी टी 2 से यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और ये यू एक्स। ये समीकरण याद होनी चाहिए आप लोगों को, यू एक्स डैश बराबर यू माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ठीक है, ये याद होनी चाहिए सबको। 12 फिर क्या करें, इक्वेशन नंबर कौन सी 8 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 10, तो क्या होगा डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी वाई अपॉन गामा और गामा डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक है, पूरी समीकरण में आरएचएस साइड में किसका भाग दे दूं डी टी का भाग, वेग बनाने के लिए कर रहे हैं अपन ऐसा, डी टी का भाग दे देंगे तो ये यू वाई डैश बराबर ये यू वाई अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स यू एक्स। ठीक है, ऐसे ही समीकरण जो है अपने पास 9, इसमें 10 का भाग देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। लिखें पहले, माना एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष, माना एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग v से गतिमान है, नियत वेग v से गतिमान है, तब एस डैश फ्रेम में कण के वेग के घटक, तब एस डैश फ्रेम में कण के वेग के घटक, लिख लो पूरा, देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, आरएचएस साइड में dt का भाग दे देता हूं, तो क्या बनेगा ये डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी वाई अपॉन डी टी अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। समीकरण 13 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड 13, ये क्या हो गया यू वाई डैश बराबर यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर ये कौन सी 14 है, इक्वेशन नंबर 9 में किसका भाग देते अपन, इक्वेशन नंबर 10 का, तो डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश बराबर क्या डी जेड अपॉन गामा डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और ये डी एक्स। किसका भाग दें आरएचएस साइड में, तो डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश बराबर डी जेड अपॉन डी टी अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण कौन सी है 15 है, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड 15, तो डी जेड डैश अपॉन डी टी क्या हो जाएगा यू जेड डैश
ये यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और ये यू एक्स। ये तीनों समीकरण आपको याद होनी चाहिए, यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश। इसका प्रतिलोम रूपांतरण लिखें अपन, देखो इनका प्रतिलोम रूपांतरण बाद में लिखना, समझ लो। इसका प्रतिलोम लिखना है अपन को, तो इधर जैसे इधर एस डैश वाले हैं तो इधर क्या आएंगे, और उधर एस डैश वाले, और वी की जगह जैसे वी है जहां वहां क्या माइनस वी, मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं अपन यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर, और ये यू एक्स डैश, यू वाई डैश सॉरी यू वाई बराबर यू वाई डैश अपॉन 1 गामा भी है बार 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर और यू डैश। और ये लिख लिया ना, मिटा दूं, यू जेड बराबर ये रहा यू जेड डैश अपॉन गामा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश। ये प्रतिलोम रूपांतर समीकरण हो गई। ठीक है, लिखो यहां तक। देखो अगर v लेस देन सी हो तो उस स्थिति में ये जो रूपांतरण समीकरण है वो किसकी भांति होंगे। अगर v लेस देन सी हो तो उस स्थिति में जो रूपांतरण है वो किसकी तरह होंगे। चेक करें, चेक कर लेते हैं ना। देखना अभी केस फर्स्ट है ये, इफ v लेस देन सी हो, मतलब क्या हुआ कि v अपॉन सी लेस देन क्या 1, मतलब v अपॉन सी की तुलना में एक को क्या मान ले अपन, नगण्य मान ले। तो उस स्थिति में यू एक्स डैश कितना आएगा, यू एक्स माइनस कितना v अपॉन जो c है उसको एक की तुलना में अपन क्या मान ले, नगण्य। v अपॉन सी को क्या मान ले, नगण्य। ठीक है, यू वाई डैश बराबर कहाँ है, यू वाई कितना है, ये यू वाई अपॉन गामा है ना। अच्छा देखो यहां से कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से, कोई बता दो इसको। यू वाई डैश बराबर वी अपॉन सी को नगण्य मानना है, कितना बचा, यू वाई अपॉन गामा है ना। अच्छा और इसमें हाँ, तो फिर कितना बचा तुम्हारे, नहीं पर सोचा सही था। अरे नालायकों, ये यू वाई डैश बराबर यू वाई अपॉन गामा है ना, क्या गामा में वी अपॉन सी स्क्वायर नहीं आता क्या, गामा आप भूल गए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी एक की तुलना में क्या होगा। तो यहां से कितना आया, ये अंडर रूट 1 मतलब गामा का मान कितना आया 1, तो फिर यहां से कितना आया, यू वाई डैश बराबर यू वाई यू जेड डैश बराबर यू वाई डैश बराबर कितना, यू जेड डैश बराबर यू जेड। तो इस स्थिति में जो रूपांतरण है ये किसकी तरह है, गैलियन रूपांतरण की बात ही, किसकी तरह, गैलियन रूपांतरण। लिखें हाँ, यदि v लेस देन सी हो तो वहां पर क्या माइनस वीटी अवकलन नहीं किया गया,
एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी। अब अवकलन करो इसका, बस 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 ये लिख लो, यदि v लेस देन सी हो तो v अपॉन सी लेस देन 1। फर्स्ट ईयर भूल गए और याद है तो आधा अधूरा। हाँ, और जो तो मैंने है ना, देखो अभी उस दिन पहली क्लास में गैलियन रूपांतर समीकरण लिखाई है और वहां पर फिर अपन ने कहा है कि ये यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि अतिरिक्त पद प्राप्त हो रहा था वहाँ एक, मतलब आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के लिए सही नहीं थी वो। ये मतलब यूं कहा था मैंने कि गैलीलियन रूपांतरण उन कणों के लिए लागू नहीं होता जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो। याद है? तो वहां समीकरण लिखी थी अपन ने, लिखी होगी हमारे, क्या है अर्थात रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण की भांति होंगे, अर्थात रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण की भांति होंगे। अरे जो वेग के रूपांतरण है ना वो किसकी भांति होंगे? गैलीलियन रूपांतरण की भांति होंगे। केस सेकंड आपको बताना ही है। प्लस एक्स दिशा में गतिशील कण का, प्लस एक्स दिशा में गतिशील कण का एस फ्रेम के सापेक्ष वेग, एस फ्रेम के सापेक्ष वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो तो प्लस एक्स दिशा में गतिशील कण का एस फ्रेम के सापेक्ष वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो तो वेगों की लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से, वेगों की लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से यू एक्स डैश बराबर, देखो यू एक्स का मान कितना दिया उसने, हाँ मतलब c, यू एक्स कितना है? c है, तो c माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और ये c, तो यू एक्स डैश बराबर c माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन c, मतलब c माइनस वी, और यहां से मैं c माइनस वी c ऊपर भेज दूं और ये c माइनस, अर्थात सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में समान होता है। लिखें ये, कितना हो टाइम? 10 मिनट तो है ना अभी, तो झूठ बोल रहे हैं। कितना टाइम हुआ? 10 मिनट है ना। चलो टॉपिक डालो चौथा, एक लाइन लिखो पहले। अतः सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग, अतः सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग समान रहता है। तीन हो गए, चौथी एप्लीकेशन
पहला तो लंबाई में संकुचन, दूसरा समय विस्फारण, तीसरा वेगों का संयोजन और चौथा द्रव्यमान पर आपेक्षिकीय प्रभाव। द्रव्यमान पर आपेक्षिकीय प्रभाव, द्रव्यमान पर आपेक्षिकीय प्रभाव। कोष्ठक में लिख लो द्रव्यमान में वृद्धि। आपेक्षिकता नहीं होता कि आपेक्षिकता से आपेक्षिकीय। द्रव्यमान पर आपेक्षिकीय प्रभाव, कोष्ठक में लिख लो द्रव्यमान में वृद्धि। द्रव्यमान पर आपेक्षिकीय प्रभाव, ये रिजल्ट आप जानते भी हो, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्या आता है? m बराबर m0 अपॉन अंडर 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही रिजल्ट है। ठीक है, सुनो, द्रव्यमान पर आपेक्षिकीय प्रभाव ज्ञात करने के लिए निर्देश तंत्र एस डैश में दो समान द्रव्यमान के पिंड विपरीत दिशा में टकराते हैं। माना इनका द्रव्यमान m और वेग u और माइनस u है, तब संवेग संरक्षण नियम से क्या होगा? u बोला है मैंने, m u माइनस m u बराबर m प्लस m और ये v डैश। ठीक है, तो यहां से कितना गया? 0 बराबर 2m v डैश, मतलब v डैश बराबर क्या? 0। ये 0 नहीं होगा, मतलब v डैश बराबर क्या? 0। इसका मतलब क्या है कि टक्कर के पश्चात संलयित होकर विराम अवस्था में आ जाएंगे। टक्कर के पश्चात संलयित होकर विराम अवस्था में आ जाएंगे और एस फ्रेम के सापेक्ष क्या होंगे? v वेग से गतिमान होंगे। एस फ्रेम के सापेक्ष क्या होंगे? v वेग से गतिमान होंगे। जैसे एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष v वेग से गतिमान होगा, तो अपन कहते थे ना कि एस डैश फ्रेम में कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखी हुई और एस फ्रेम के सापेक्ष क्या होंगे? ये v वेग से गतिमान होंगे। तो मैंने क्या कहा कि द्रव्यमान पर आपेक्षिकीय प्रभाव ज्ञात करने के लिए निर्देश तंत्र एस डैश में दो समान द्रव्यमान के पिंड विपरीत दिशा में टकराते हैं। इनके द्रव्यमान m और वेग क्रमशः u और माइनस u है, तब संवेग संरक्षण नियम से mu माइनस mu, क्योंकि वेग माइनस था, बराबर m प्लस m v डैश। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया और ये 2m और ये v डैश, 2m नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? v डैश बराबर 0, अर्थात टक्कर के पश्चात संलयित होकर विराम अवस्था में आ जाएंगे। मतलब एस डैश फ्रेम में कैसे आ गई है? विराम अवस्था में। अब एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष क्या होता है? v वेग से गतिमान होता है, तो ये भी क्या होंगे? v वेग से गतिमान होंगे। और माना एस फ्रेम में इन पिंडों का जो वेग, इन पिंडों का जो द्रव्यमान है वो कितना है? m1 और m2 है और वेग u1 और u2 है, तो संवेग संरक्षण नियम से क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 क्या? v वेग से क्या होंगे? गतिमान होंगे। अब m1 वालों को एक तरफ सेपरेट कर ले और m2 वालों को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं अपन, तो ये m1 u1 माइनस v बराबर m2 और v माइनस u2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं इसको। ठीक है, वेगों के प्रतिलोम रूपांतरण समीकरण से देखो, u एक्स डैश आपको याद है, u एक्स डैश बराबर u एक्स प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन u एक्स बराबर u एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर u एक्स डैश। तो अपन को क्या करना है? u1 और u2 के मान निकालने हैं। प्रतिलोम लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूं यहां पर एस डैश फ्रेम में जो वेग माने थे मैंने u और माइनस u माने थे। ठीक है, और एस फ्रेम में जो वेग माने थे वो u1 और u2 माने थे। तो ये कौन सा घटक है? एस फ्रेम का। एस फ्रेम का मतलब क्या है? u1। u1 बराबर u एक्स डैश कौन से फ्रेम में? एस डैश फ्रेम में क्या? u प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर। u एक्स डैश कौन सा फ्रेम है? u। इसी तरह से u2 बराबर, देखो ये यहां u की बात हो गई, u1 की बात हो गई, ये u एक्स है, कौन सा फ्रेम है? एस फ्रेम।
एस फ्रेम का मतलब U2। फिर देखो यू एक्स डैश एस डैश फ्रेम में माइनस यू प्लस वी अपॉन 1 माइनस कर दूं v अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि वहां यू एक्स डैश की जगह क्या रखोगे, माइनस यू रखोगे, माइनस यू। समीकरण 2 ये मान मैं यहां पुट कर दूं। ये बात समझ में आएगी ना? आतोगी मतलब क्या है इसका? देखो अपने पास यू एक्स प्रतिलोम रूपांतर समीकरण है, यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश। तो एस डैश फ्रेम में जो वेग मान है वो यू और माइनस यू थे। मैंने कहा कि द्रव्यमान पर आपेक्ष के प्रभाव ज्ञात करने के लिए निर्देश तंत्र एस डैश में दो समान द्रव्यमान के पिंड विपरीत दिशा में टकराते हैं, माना इनका द्रव्यमान m और वेग u और माइनस u है। ये तो एस डैश फ्रेम की बात होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि टक्कर के पश्चात ये संलयित होकर विराम अवस्था में आ जाएंगे और निर्देश तंत्र एस डैश एस फ्रेम के सापेक्ष क्या है, नियत वेग v से गतिमान है, तो ये पिंड भी क्या होंगे, v वेग से गतिमान होंगे। और एस फ्रेम में इन कणों का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m1 और m2, और वेग कितना है, u1 और u2 है। तब संवेग संरक्षण नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 और ये v, ये m1 और m2 को लास्ट में जाके अपन m में लिखेंगे व्यापक रूप में, ठीक। तो ये एस डैश फ्रेम में है, ये एस फ्रेम में, यहां ये कौन सा फ्रेम में है, एस फ्रेम में। तो एस फ्रेम में देखो क्या है, U1 है, तो मैंने यहां पर U1 लिख दिया। फिर यू एक्स डैश आ रहा है, कौन से फ्रेम में है, एस डैश फ्रेम में, तो यहां पर U, तो ये U। फिर प्लस V अपॉन 1 प्लस V अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश, कौन सा फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में। एस डैश फ्रेम में क्या है, U। अरे एक बार तो मैं यहां बात कर रहा हूं और एक बार यहां बात कर रहा हूं अभी फिलहाल इस U1 के लिए, ठीक है। फिर दूसरी बार यहां पर ux है, तो अब क्या बचा हुआ है, एक तो u2 बचा हुआ है, एक माइनस u बचा हुआ है। तो यहां पर देखो एस फ्रेम में क्या है, u2, तो मैंने ये u2 लिख दिया। फिर ux डैश कौन सा फ्रेम है, एस डैश फ्रेम में क्या बचा हुआ है, माइनस u प्लस v अपॉन 1, फिर वहां प्लस v अपॉन सी स्क्वायर ux डैश है, ux डैश का मान माइनस होता है, इस माइनस u है, तो यहां पर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, u1 बराबर, सॉरी हाँ क्या, मैंने अभी लास्ट में यूं कहा, आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं, कि अभी मैं m1 m2 लेकर चल रहा हूं। लास्ट में m1 m2 को मैं व्यापक रूप में क्या कहूंगा, m कहूंगा लास्ट में, ठीक है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं अभी, एस डैश अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान पे आपेक्षिक प्रभाव ज्ञात करने के लिए कि कोई वस्तु निर्देश तंत्र एस डैश में क्या है, स्थिर अवस्था में रखी हुई है, स्थिर अवस्था में रखी हुई है। फिर एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष विवेक से गतिमान होता है, तो फिर क्या होगा, वो भी क्या होंगे, वो जो स्थिर अवस्था में रखी वो भी विवेक से गतिमान होंगे। तो वही काम किया मैंने, ये तो स्थिर अवस्था बना दी उसकी और फिर वो विवेक से गतिमान करा दी। और लास्ट में जब व्यापक रूप में लिखेंगे m1 को भी m कहेंगे और m2 को भी m कह देंगे अपन। अब टाइम बताओ मुझे जल्दी से इसको, हाँ यहीं रोकेंगे, बस मैं लिखा दूं कुछ। द्रव्यमान पर आपेक्ष के प्रभाव ज्ञात करने के लिए, द्रव्यमान पर आपेक्ष के प्रभाव ज्ञात करने के लिए निर्देश तंत्र एस डैश में दो समान द्रव्यमान के पिंड विपरीत दिशा में टकराते हैं, यदि एस डैश में इनका द्रव्यमान m, यदि एस डैश में इनका द्रव्यमान m तथा वेग क्रमशः u व माइनस u है, u व माइनस u है, तब संवेग संरक्षण नियम से
ये लिखो, लिख लिया। अर्थात टक्कर के पश्चात संलेखित होकर, अर्थात टक्कर के पश्चात संलेखित होकर स्थिर अवस्था में आ जाएंगे। अर्थात टक्कर के पश्चात संलेखित होकर स्थिर अवस्था में आ जाएंगे और निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष, और निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष दोनों पिंड एक्स दिशा में, और निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष दोनों पिंड एक्स दिशा में v वेग से गतिमान होंगे, v वेग से गतिमान होंगे। माना निर्देश तंत्र s के सापेक्ष, माना निर्देश तंत्र s के सापेक्ष पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हो तथा वेग u1 व u2 हो, तब संवेग संरक्षण नियम से, बस ये लिखो यहां तक, समीकरण 2 तक। इसके आगे का अपन कल कैलकुलेट करेंगे मंडे को।